ये तो हम बोल रहे हो ना. So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we have already discussed ecosystem in detail. जो ecosystem है हमने वो complete किया, तो उसमें मैंने पहले ecosystem के introduction के इसके बारे में इंट्रोडक्शन वो दी, तो उसके बाद डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. तो उसके बाद मैंने इसमें कहा 4 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो इसमें होते हैं एक इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए. वन इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, वो हमने इसमें पढ़ लिया. इसके बाद हमने इसमें पढ़ लिया एनर्जी फ्लो और डिकम्पोजिशन, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है इसमें. तो अब तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल में इकोलॉजी में आता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. मुझे क्या आप बताएंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी? हाँ, डाइवर्सिटी ये टर्म सुनी है आज तक, क्या हो मतलब किस तरह हम कहेंगे ये डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी जोर से. हाँ, वैरायटी ऑफ, हाँ यहाँ पर वैरायटी ऑफ थिंग्स मैंने कहा, सिर्फ डाइवर्सिटी, नॉट बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ थिंग्स. अगर हम ये क्लास ले लेंगे तो इस क्लास में डेस्क्स हैं, चेयर्स हैं, बाकी बहुत से थिंग्स हैं. सो वी कैन सी दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स. जब बहुत से मुख्तलिफ किस्म के चीज़ होंगे तो इसको हम डाइवर्सिटी कहेंगे. लेकिन हमारा तो टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. तो बायो मीन्स इट रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, है ना, इट रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम देखेंगे कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी एरिया देखेंगे तो वहाँ हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर देयर, है ना. अब मान लो अगर अभी हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे हम, या हम पॉन्ड देखेंगे या कोई और इकोसिस्टम देखेंगे, ग्रासलैंड देखेंगे, तो अगर हम अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे वहाँ हम देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर देयर. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. यानी इट रेफर्स टू रिच, आप लिखो, इट रेफर्स टू रिचनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. richness of organism या richness of species या richness of organism of different species. वो अगर हम एक इकोसिस्टम ले लेंगे तो इस इकोसिस्टम में हम देखेंगे देयर इज़ वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर इज़ वेरिएबिलिटी, है ना. तो दूसरे अल्फाज में इस बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, variety and variability of organisms in an ecosystem या in an area. क्लियर? 11th में आपने पढ़ा होगा, ये आपने लिखा, ये लिखा आपने 11th में आपने पढ़ा होगा, ये जो होल वर्ल्ड हम लेते हैं, बायोस्फीयर लेते हैं, इसमें आपने वहाँ पढ़ा होगा देयर आर अबाउट 1.7 मिलियन स्पीशीज़. पढ़ा कि नहीं? जो 11th की टेक्स्ट है वहाँ पर दिया गया डाटा, देयर आर अबाउट 1. सो हम ये कहेंगे ये जो अर्थ है, ये जो बायोस्फीयर है, इसमें देयर इज़ ए ट्रमेंडस या मोर एंड मोर इन दिस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर देयर. उनका साइज ले लेंगे दैट इज़ डिफरेंट, उनकी फंक्शन ले लेंगे दैट इज़ इन एवरी रेस्पेक्ट देयर इज़ वेरिएशन. ठीक है. तो या अगर हम ले लेंगे इस वर्ल्ड में कितने स्पीशीज़ हैं, क्या बता सकते हैं हम? मतलब क्या हम दे सकते हैं टोटल डेटा इसका कि कितने स्पीशीज़ हैं? एग्जैक्ट मत दे सकते. तो ये पहले मैं बताऊंगा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये वर्ड, ये टर्म जो है, ये एक साइंटिस्ट था, आप ये लिखो, द टर्म वाज गिवन बाय वाल्टर जी रोसन. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे नीट हो या बोर्ड. वाल्टर जी रोसन, ये जो टर्म है किसने दी? वाल्टर जी रोसन ने टर्म दी है.
तो इसका आइडिया या हाउ वी कैन से हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन दिस एरिया आर इन होल, सो इसके मतलब और एक साइंटिस्ट आया, आई कॉल दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ड विलियम। ये और एक इकोलॉजिस्ट था जिसने ये रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया, हम कैसे कहेंगे यहाँ पर इतने ऑर्गेनिज्म हैं, वहाँ पर इतने ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब इंसान तो परेशान होता है। अगर मान लो, क्या आप कह सकते हैं, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, देयर आर अबाउट 30,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। आपने एंट्स देखे हैं? आपने कितने देखे, कितनी किस्म के देखे? आपके सिर्फ 2 किस्म के, ब्लैक और एक एंड रेड। तो देर आर 30,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स एंड देर आर 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स। बीटल्स जो है वो ना, दीज आर आल्सो इंसेक्ट्स। तो ये 3 लाख स्पीशीज आर देयर। या अगर हम अभी ले लेंगे फिश, देर आर अबाउट 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश। या अगर हम ऑर्चिड्स ले लेंगे, ऑर्चिड, तो ऑर्चिड्स में देर आर अबाउट 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कितने देखे हैं आपने, कितने किस्म देखे हैं आपने, तो इंसान बहुत ही परेशान होता है, कैसे मैं इनको गिन लूँ, कैसे मैं इनको डिस्क्राइब कर लूँ, क्या कितने हैं। तो इस पर अगर देखेंगे, मैंने कहा ये एडवर्ड विलियम जो था, तो इसने इस पर बहुत काम की है। तो ये एक डेटा दिया गया कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म्स जो इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, दे बिलोंग टू इंसेक्ट्स। आप ये लिखो, द मोस्ट abundant number of species of animals are insects. पहले अगर एनिमल की बात हम करेंगे, एनिमल, मान लो हम होल बायोस्फीयर ले लेंगे, होल अर्थ ले लेंगे, सारा का सारा अर्थ ले लेंगे, सारा, इसमें 70% स्पीशीज आर एनिमल्स। 70% स्पीशीज आर एनिमल्स, 22% आर प्लांट्स। 22% आर प्लांट्स। तो इसमें अगर आप इंसेक्ट्स की बात की करेंगे, अभी मैंने कहा कि इंसेक्ट्स, उनका नंबर जो है, स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, दे आर हायर देन अदर स्पीशीज है। तो इनमें यहाँ पर मैंने क्या बताया, 70% ऑफ, बोर्ड की तरफ देखो, बाद में लिखो, मैंने यहाँ कहा एनिमल्स, इनकी परसेंटेज क्या है, 70%, लेकिन इन 70 में सबसे ज़्यादा क्या है, तो इनमें से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन दैट इज 70%, यानी 70% ऑफ 70%। मान लो अगर यहाँ पर आपके आसपास 10 एनिमल्स हैं, अगर मतलब यहाँ बैठे हुए हम, या हम बाहर जाएंगे, ग्रासलैंड पर जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ हम सारे के सारे एनिमल्स देखेंगे, है ना, हायर एनिमल्स भी, लोअर एनिमल्स भी, बिगर भी, शॉर्टर भी। तो वहाँ पर मान लो 10 एनिमल्स, ये एक एरिया है, इसमें आपने देखे देयर आर 10 स्पीशीज़ और देयर आर 10 एनिमल्स। तो इन 10 में 7 आर इंसेक्ट्स, इन 10 में 7 आर इंसेक्ट्स, रेस्ट जो 3% आर 3 जो है वो बाकी एनिमल्स होंगे, चाहे हायर एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, रिचनेस ऑफ आर्ग कितना ही है। या ये भी कहा गया कि देयर आर अबाउट 50 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। मतलब आपकी NCERT 11th जो है ना, वहाँ क्या दिया गया डेटा 1.7, या इसमें यहाँ पर 1.5। लेकिन ये कह रहा है, जो ये अभी मैंने आपसे कहा कि ये वाल्टर विलियम, इसने जब इस पर ऑब्जर्व किया, काम की, तो इसने कहा कि लगभग 50 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। आपने 11th में लोअर बॉटनी पढ़ी है ना, तो वहाँ आपने वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो वहाँ आपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जब कोई भी हम इंसेक्ट डिस्कवर करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नाम उसका देते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर वो तो है 1.7 मिलियन,
यहाँ पर 50 मिलियन कहा गया कि 50 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर दिया, स्पीशीज आर दिया, अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म्स आर देयर, व्हाट इज द रिचनेस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम क्लासिफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं। आप ये लिखो, द बायोडाइवर्सिटी, या इससे पहले मैं बताऊं आपको यहाँ, या पहले इसको क्लासिफाई करेंगे हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम क्लासिफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड इज कॉल्ड एज species biodiversity. Third is called as ecological biodiversity. Ecological biodiversity. यानी फर्स्ट क्या इसे कहते हैं, आप ये लिखो, पहला क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीशीज biodiversity, third is ecological, or also called biodiversity at ecosystem level. तो पहले हम ले लेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहां पर हम एक ही स्पीशीज ले लेंगे। मान लो ये देयर आर डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जांपल देयर आर पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, देयर इज इक्वेटर, देयर आर डिफरेंट रीजन्स आर देयर। तो यहाँ पर हम एक स्पीशीज आकर ले लेंगे। एक स्पीशीज अगर यहाँ पर हो, वो स्पीशीज यहाँ पर भी हो, वो स्पीशीज यहाँ पर भी हो। पहले सीखो, मान लो स्पीशीज ए है, मुझे ये सिखाना है क्या, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज ए ये इस इकोसिस्टम या इस एरिया में भी पाई जाती है, ये बी में भी पाई जाती है और सी एरिया में भी पाई जाती है। लेकिन अगर ये मान लो एरिया 1, इसमें उसके कैरेक्टर्स ले लेंगे, फिर एरिया 2 इसमें भी इसके कैरेक्टर्स ले लेंगे, दे विल बी वेरी। स्पीशीज क्या है, सेम स्पीशीज, लेकिन एक स्पीशीज का डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में होना, ये उसमें उसके कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट करता है। सो जब हम वेरिएशन इज देयर, जब बायोडाइवर्सिटी इज देयर एट जीन लेवल, एक स्पीशीज में बायोडाइवर्सिटी, सो उससे हम कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आप लिखो, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल और जीन लेवल। इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। एग्जाम्पल यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी गई। एक प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज राहवाल्फिया, RAWVO, वाल्फिया, FIA, राहवाल्फिया वोमिटोरिया, ये एक स्पीशीज है। दिस इज स्मॉलेस्ट, ये प्लांट है, इसके फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसके फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो हिमालय होता है, हिमालय रेंज यहाँ पर पाया जाता है। जब उसको देखा गया इन डिफरेंट रीजन्स, इसमें पहले ये मैं बताऊं, ये मेडिसिनल प्लांट है। आप ये लिखो, दिस इज ए मेडिसिनल प्लांट। तो इससे एक केमिकल सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, हम एक मेडिसिन, आप लिखो सेसरपाइन। एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज सेसरपाइन। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इससे हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट एक्ट्स एज ए मेडिसिन। तो ये देखा गया, मान लो ये इस हिमालय पर है,
यहाँ मान लो इस रीजन पर है और यहाँ दूसरे रीजन पर भी यही स्पीशीज़ होगी। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो पोटेंसी है, पोटेंसी मीन्स किस एरिया में ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा कल्टिवेट होगा। सेकंड दिस केमिकल सबस्टेंस, इसमें दो फीचर्स हैं या दो सबस्टेंस है जिनकी बुनियाद पर ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये देखा गया एक रीजन पर इसकी पोटेंसी और जिस सेसरफाइन या केमिकल प्रोडक्शन ये मान लो हाई होगी, दूसरे रीजन पर ये लो होगी। स्पीशीज़ क्या है, सेम स्पीशीज़ है, बट लोकेलिटीज़ दे इस पर कंपल करते हैं। मान लो हम एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट इस पर इफेक्ट करता है जिसके ज़रिए से एक रीजन पर इसकी पोटेंसी एक होती है और दूसरे रीजन पर उसकी पोटेंसी तो सेकंड होती है, लो या हाई होगी। इसी तरह जो केमिकल सबस्टेंस इन्हीं से प्रोड्यूस होता है तो एक रीजन पर ये ज़्यादा होगा और दूसरे रीजन पर, जिस कार्डेस क्या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ एक ही है। या और एक एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पर, राइस तो आपने खाया होगा, खाया कि नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ क्या बासमती राइस खाया है, चाइना राइस खाया है, केसर खाया है, आप परेशान होंगे। तो आपके सर इतने तो हमने देखे ही नहीं है। तो इंडिया में देयर आर अबाउट, आप लिखो इन इंडिया देयर आर अबाउट 50,000 strains of rice या 50,000 varieties of rice। तो ये एक ही जनरा है, एक ही जनरा में देखो आप कितनी स्ट्रैंड्स हैं, 50,000। या हम मैंगो ले लेंगे, सेकंड मैंगो, तो एक मैंगो के कितने, मतलब आपने मैंगो खाए हैं, कितने किस्म का है? एक, दो, बस। देयर आर अबाउट 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया। तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। एक ही स्पीशीज हो, उस एक ही स्पीशीज में देयर इज वेरिएशन एट जीन लेवल। सेकंड इज कॉल्ड एज स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी एट स्पीशीज, वो तो एक ही स्पीशीज थी, यहाँ पर अब तो यहाँ डिफरेंट स्पीशीज होंगे। आप लिखो डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल इज कॉल्ड एज स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का रेंज ले लेंगे, जो ये हिमालय रेंज, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। पहले आप लिखो पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ये लिखो आप। कभी के एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स? These are the areas or regions where there is rich biodiversity, where there is rich biodiversity, इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो अब हम ले लेंगे हिमालय का रेंज, वेस्टर्न घाट, और इंडिया में वेस्टर्न घाट, आप लिखो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न एरिया। तो ये देखा गया जो वेस्टर्न घाट है इसमें एम्फीबियंस जो है वो बहुत या न्यूमरस पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आप लिखो द नंबर ऑफ एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स are more in western Ghats as compared to eastern Ghats. Amphibians, हाँ? Amphibian आप जानते हैं कि नहीं? What are amphibians? Amphibian आपने पढ़ा होगा जिस zoology में 11th में। Those organisms which have dual nature of life, वो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हम ले लेंगे, ये पानी में भी रहती है और
खुश्की पर भी। सो दिस कॉल्ड एज एम्फीबियन। या जिस तरह प्लांट्स में ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर देखा, देयर आर अबाउट 250 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस। आप लिखो, इन वेस्टर्न घाट्स देयर आर अबाउट 200 million species of amphibians. So this is called as diversity at species level. कितना मतलब richness है इस biodiversity. Third is called as ecological biodiversity. Ecological biodiversity. So this is also this is also called as biodiversity at ecosystem level. At ecosystem level. Biodiversity at ecosystem level. तो इकोसिस्टम मैंने पहले ही बताया आपको, ये हमने पढ़ लिया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, है कि नहीं? रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। या हमारे पास है डेजर्ट है ना, डेजर्ट है, या पॉन्ड है, या लेक है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज इकोसिस्टम्स, है ना, दीज आर कॉल्ड एज। या कोरल रीफ्स हम ले लेंगे, कोरल रीफ्स। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो इन इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम यहाँ ले लेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज रिच बायोडाइवर्सिटी। आप लिखो, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर इज रिच बायोडाइवर्सिटी। There is rich biodiversity as compared to others. वो हम ये कहेंगे ये बायोडाइवर्सिटी है, इट वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इको। अगर हम डेजर्ट ले लेंगे, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज़्यादा कम खाओगे ना, कम, क्योंकि वहाँ तो एनवायरमेंट फैक्टर्स है, रेन बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो एनिमल्स को वहाँ रहने में दिक्कत होती है, तो वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। एज़ कम्पेयर टू हम ले लेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या ग्रास लैंड ले लेंगे, या और एरिया ले लेंगे, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो। तो दिस कॉल्ड एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी आर। तो सिमिलरली अगर हम ले लेंगे इंडिया की बात हम करेंगे, इंडिया, तो इंडिया में टोटल एरिया अगर हम ले लेंगे, आप लिखो, इन इंडिया टोटल एरिया या लैंड, दैट इज अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। दैट इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया। अगर फॉर एग्जांपल होल एरिया वर्ल्ड का हम ले लेंगे, तो उसका टोटल इंडिया में कितना एरिया है? 2.4%। तो जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज 8.1%। दैट इज 8.1%। मान लो अगर यहाँ पर वर्ल्ड में 100 स्पीशीज है फॉर एग्जांपल, तो इनमें 8.1 स्पीशीज या 8 से ज़्यादा ले लेंगे। स्पीशीज कहाँ पर है? इंडिया में। अगर हम सारे का सारा वर्ल्ड ले लेंगे, मान लो इसमें 100 स्पीशीज है फॉर एग्जांपल, तो इन 100 में से इंडिया एलोन वहाँ पर 8 से ज़्यादा स्पीशीज होंगे, हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होल वर्ल्ड है इसको क्लासिफाई किया गया मेगा। आप लिखो, द होल वर्ल्ड वाज क्लासिफाइड इनटू मेगा हॉटस्पॉट्स, मेगा हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी होल वर्ल्ड को हम 12 मेगा स्पॉट्स में क्लासिफाई किया गया। तो जहाँ जहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको कहा गया कि दिस इज मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंडिया में इन 1 है,
जो इंडिया इनमें एक 12 के 12 है पूरे वर्ल्ड में, तो एक का आता है, तो इंडिया कम्स आप आओ जाओ आ जाओ। तो इंडिया कम्स, इंडिया इज़ वन अमंग देम, आप लिखो इंडिया इज़ वन अमंग देम, इंडिया इज़ वन अमंग देम। तो अगर यहाँ इंडिया की बात करेंगे तो देयर आर अबाउट 45,000 species of plants in India. There are about 45,000 species, twice हम लेंगे 90,000 species of animals. नया ट्वाइस, आप यहाँ पर आपकी NCERT में लिखा गया ट्वाइस दिस डेटा। ये जो डेटा क्या है, प्लांट का डेटा है दिया गया है, कितना है 45, इसका ट्वाइस का दुगना है, दैट इज़ 90 पर। हम लिख लेंगे ट्वाइस, या आप डेटा भी, हालांकि वहाँ डेटा नहीं दिया गया है, अलबत्ता ये लिखा गया है ट्वाइस एज द डेटा ऑफ प्लांट्स। और एक वहाँ दिया गया टोटल there are about 3,000 species of animals we have been recorded till yet. 3 lakh species, आप लिखो 3 lakh species। तो ये सारा डेटा जो आया है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कमिटी है, दैट इज कॉल्ड एज, या ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज IUCN। आप ही लिखो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारा डेटा जो है फराहम करती है, जिस कॉल्ड एज IUCN। आप लिखो, इट रेफर्स टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभी एग्जाम में आता है IUCN स्टैंड्स फॉर, कभी कभी आता है IUCN स्टैंड्स फॉर। ये जो डेटा जो है, अब मैंने बताया, ये किसने दिया, किसने प्रोवाइड किया, IUCN इन 2004 इसलिए, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये डेटा वहाँ से फराहम किया गया। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड जो है, इसमें इतने स्पीशीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनको अभी तक नाम ही नहीं दिया गया है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जो एक्सटेंट भी हुए हैं, लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिले हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, और दिस आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी बाकी पोर्शन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वो कल हम ले लेंगे, कल के चैप्टर में। एनी क्वेश्चन? तो ये बताओ, ये डेटा जो मैंने बताया, यू गॉट इट, समझ में आ गया कि नहीं? कोई क्वेश्चन मत है, बताना। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कभी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ उस वक्त बताइए, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो क्लास ख़त्म हुआ, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। So dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing this biodiversity. तो इसमें हमने पहले ही एक लेक्चर दे दिया है, तो उसमें जो हमने पढ़ा, पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन दी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो उसमें मैंने बताया जो बायोडाइवर्सिटी है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, या जो भी ऑर्गेनिज्म है इनकी डाइवर्सिटी है इस अर्थ पर, तो इसको हम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो उसके बाद मैंने डेटा थोड़ा दिया कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है क्या है। तो उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताई। तो बायोडाइवर्सिटी जो टाइप्स है, मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर 1 इज कॉल्ड एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी,
genetic biodiversity. Second is called as species biodiversity. Species biodiversity. Then the last one मैंने बताया biodiversity at ecosystem level या ecosystem biodiversity. Ecosystem biodiversity या ecological biodiversity या biodiversity at ecosystem level. तो ये तो 3 टाइप्स है, ये हमने डिस्कस किया पहले। तो आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो स्पीशीज़ है या जो बायोडाइवर्सिटी है तो इसका पैटर्न किस एरिया में रिच बायोडाइवर्सिटी है, किस में कम बायोडाइवर्सिटी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मान लो अगर हम अर्थ ले लेंगे तो अर्थ के किस हिस्से में या किस पार्ट में रिच बायोडाइवर्सिटी है या किस पार्ट में लो बायोडाइवर्सिटी या किस पार्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हमने पढ़ना है नंबर 1 लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमने डिस्कस करना है लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर पहले हम अर्थ देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो वहाँ हम इस अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस लाइन्स, है ना। 2 तरह के लाइन्स हम खींचते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड इज़ कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है ऊपर से नीचे तक, तो जो लैटिट्यूडनल है यहाँ इस साइड से इस साइड लेते हैं हम, तो इस अर्थ को हम डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस पार्ट्स, तो इनको हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। तो इसी लैटिट्यूड पर यह हम देखते हैं, यानी कि अगर हम मान लो ये सेंट्रल लाइन है इस अर्थ की, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। जो सेंट्रल लाइन है जो अर्थ पर गुजरती है, सेंट्रल लाइन, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर से आगे जाएंगे, हियर आर पोल्स जिनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। तो इन्हीं लैटिट्यूड के अंदाज से या जो लैटिट्यूडल पैटर्न है, तो अगर हम इक्वेटर पर आएंगे, क्या इक्वेटर पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिच है या कम है, तो अगर हम इक्वेटर से अवे जाएंगे टुवर्ड्स पोल्स, चाहे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो बायोडाइवर्सिटी या डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। तो दिस कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखा गया कि अगर हम लैटिट्यूडनल पैटर्न पर के अंदाज से देखेंगे, जो इक्वेटर है, मान लो दिस इक्वेटर लाइन, तो अगर हम ले लेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट लैटिट्यूडनल पैटर्न में, सपोज देखा गया ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। जो इक्वेटर है यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, या प्लांट्स ले लेंगे या एनिमल्स ले लेंगे, तो इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, या वी कैन से एट इक्वेटर देयर इज़ रिच बायोडाइवर्सिटी, या इक्वेटर इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम इक्वेटर से अवे जाएंगे टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव पोल्स, चाहे या नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो जो बायोडाइवर्सिटी इट गेट्स डिक्रीज, आप ये लिखेंगे एट इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी इज रिच, या इक्वेटर इज रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल, जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लेंगे यहाँ पर इक्वेटर पर लैटिट्यूडनल पैटर्न पर अगर हम ले लेंगे 23.5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ पोल एंड 23.5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही रिच होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन। ये तो ये जो इक्वेटर है दिस कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरिया, या आप लिखो ट्रॉपिकल एरिया,
जो इक्वेटर है, क्योंकि जो एरिया हम इसको 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल, सेकंड इज़ कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल, थर्ड इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट, और ये देखा गया यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में 23.5 टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 23.5 टुवर्ड्स साउथ, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इट इज़ इन रिच सोर्स एज कंपेयर टू दिस टेम्परेट जोन, या दूसरे अल्फाज में कहेंगे जो ट्रॉपिकल एरिया इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल हम ले लेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेटर पर एक कोलंबिया जो है इट इज़ एट 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखा गया देयर इज़ अबाउट 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एट 23.5 डिग्री। अगर हम इस एरिया से अब अवे जाएंगे टुवर्ड्स पोल्स, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क आता है, यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है 45, न्यूयॉर्क जो दैट इज़ एट 45.5 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है। तो यहाँ पर देखा गया देयर आर ओनली 150 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 150 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो अगर हम इससे भी बाहर जाएंगे, टुवर्ड्स 56.5 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड आता है। तो यहाँ पर देखा गया ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर देयर। फिर से मैं कहूँ, यहाँ पर कोलंबिया जो तो एट इक्वेटर है, इक्वेटर के नज़दीक है, यहाँ पर बर्ड्स जो है देयर आर 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। और उसके बाद जब अवे हम आएंगे तो टुवर्ड्स पोल्स की तरफ, तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क है, तो यहाँ पर ओनली 105 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। तो इससे अवे अगर जाएंगे, यहाँ ग्रीनलैंड में देयर आर अब ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। अब अगर हम ले लेंगे, अब इंडिया की बात हम करेंगे, ये तो रहा बाकी वर्ल्ड में, अब हम इंडिया की बात हम करेंगे। इन इंडिया, जो इंडिया है इट इज़ आल्सो रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इंडिया जो है इट इज़ आल्सो रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मोस्ट पार्ट जो है इंडिया वो ट्रॉपिकल में आता है। तो इंडिया जो कंट्री है, तो इस कंट्री में यहाँ पर मोस्ट पार्ट जो आता है कहाँ पर, ट्रॉपिकल एरिया में। तो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड एज रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको याद होगा, जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया तो वहाँ मैंने कहा कि जो होल वर्ल्ड है इसको 12 मेगा हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में डिवाइड किया गया। यानी यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। मेगा हॉट स्पॉट में सबसे बड़ा एरिया जो है जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको हम मेगा हॉट स्पॉट कहते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये कितने हैं टोटल? 12। तो इंडिया इनमें एक है, जो इंडिया इनमें एक है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया आता है, बहुत ज़्यादा क्या आता है, ट्रॉपिकल एरिया। तो इस ट्रॉपिकल एरिया में ये देखा गया देयर आर अबाउट 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर है 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो इसके अलावा यहाँ पर बाकी ब्रेयोफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, टेरोफाइट्स, इनकी भी यहाँ पर रिच सोर्स है, बहुत स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर और एग्जांपल ले लेंगे इस बायोडाइवर्सिटी के एतबार से या लैटिट्यूडनल पैटर्न, तो अगर हम ले लेंगे ट्रॉपिक अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर ले लेंगे हम, तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो अमेज़न है दिस इज़ कॉल्ड एज रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायो, क्योंकि एक यहाँ पर साउथ अमेरिका में आता है अमेज़न,
साउथ अमेरिका में आता है। तो यहाँ पर देखा गया इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर स्पीशीज़ के एतबार से हम देखेंगे यहाँ पर डेटा जो है आपकी NCERT में, दैट इज़ 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर आप लिखो देयर आर अबाउट 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट जो है इनकी 40,000 स्पीशीज़ है। इसके अलावा जो फिश हैं दे आर 300 स्पीशीज़, 300 स्पीशीज़ ऑफ फिश। या फिर सेकंड 300 स्पीशीज़ ऑफ फिश। और इसके अलावा 1300 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आते हैं इसमें। 1300 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आते हैं। और इसके अलावा 427 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस। 427 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस और 427 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स। 427 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स ये आते हैं इनमें। तो इसके अलावा यहाँ पर रेप्टाइल्स जो है दैट इज़ 378 स्पीशीज़, 378 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, 307 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसके अलावा यहाँ पर 1,25,000 स्पीशीज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, 1,25,000 स्पीशीज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, 1,25,000 स्पीशीज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा 2,000 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़, 2,000 ये 2 लाख सॉरी 2 लाख स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स। ये कहा जाता है, ये अभी डिस्कवर करने बाकी है। यानी ये कहा जाता है जो यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ उनका काउंट जो मतलब बताया गया कि यहाँ पर 1,25,000 स्पीशीज़ इन्वर्टिब्रेट्स और 2 लाख स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, ये अभी दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड एज जो ये अमेज़ॉन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अलावा अब यहाँ सवाल पैदा होता है, ये जो ट्रॉपिकल एरिया या ये एरिया इनमें इतनी जो बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन्स या एज़ कम्पेयर डेजर्ट्स बाकी एरिया में ले लीजिए। तो यहाँ पर देखा गया नंबर 1 सर्टन फैक्टर्स आर देयर। ये देखा गया कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन एरिया में जो स्पीशीज़ है बायोडाइवर्सिटी है बहुत अच्छी तरह पाई जाती है। देयर आर सर्टन फैक्टर्स। तो फर्स्ट इज़ दैट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इन ट्रॉपिकल एरियाज जो सीजनल कंडीशंस वहाँ ज़्यादा नहीं है, नॉट मच या दे आर नॉट सीजनल। आप ये देखो दे आर नॉट सीजनल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज है दे आर नॉट मच सीजनल। सीजनल मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे टेम्परेट रीजन देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा बहुत ही सर्दी होती है, कभी कभी बहुत गर्मी होती है, कभी है ना। तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग होता है, तो वहाँ पर कांस्टेंट है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होंगे तो इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग, मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बात करेंगे तो मान लो यहाँ पर मौसम कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा मौसम है, कांस्टेंट है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर फ्लक्चुएशन अभी यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, अभी बर्फ़ होगा, माइनस होगा, तो दिस कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग है ना क्लाइमेट। तो यहाँ पर दिस आर कॉल्ड एज सीजनल, इट इज कॉल्ड एज सीजनल क्लाइमेट और देयर आर सीजनल चेंजेस। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पर ये सीजनल कंडीशंस नहीं है, तो ये एक फैक्टर है। सेकंड जो है यहाँ पर जो सनलाइट है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टेम्परेट एरियाज। जो सनलाइट हमें तो पता है, जो सनलाइट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी सनलाइट के से ज़रिए होती है ना, वी ऑल डिपेंड ऑन द सनलाइट। तो सनलाइट जो
प्लांट पर पड़ती है तो वहाँ पर ये कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी यानी फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस पर होल लाइफ डिपेंड करती है। तो जितनी सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी प्लांट्स पर उतनी ही फोटोसिंथेसिस होगी। हम देखते हैं कभी कभी कि यहाँ पर मौसम ख़राब होता है ना, मतलब बारिश ही बारिश होती है या बुरा आलूदा ज़्यादा रहता है, तो सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो फसल बहुत कम बनता है। तो इसके बारे में अगर ये ले लेंगे ट्रॉपिकल एरिया, रेन फॉरेस्ट या अमेज़न ले लेंगे, तो यहाँ पर सनलाइट अवेलेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। आप लिखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इज मोर एज कंपेयर टू is more as compared to temperate areas। तो इसके अलावा जो यहाँ पर टाइम फैक्टर का वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखा गया यहाँ पर बहुत दिनों से मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मान लो अगर यहाँ पर कोई एरिया हम ले लेंगे, ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, अगर ये मौसम भी कांस्टेंट रहेगा, कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है या क्या होगी, ये फ्लोरिश होगी अच्छी तरह, ये मोर एंड मोर इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर अगर इनमें डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करेंगे, है ना। डिस्टर्बेंस चाहे वो डिफरेंट फैक्टर्स, फ्लड की वजह से, फायर की वजह से, ह्यूमन डिस्टर्बेंस इज देयर, तो ये बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पर देखा गया टाइम फैक्टर इज़ वेरी मच, यहाँ पर बहुत टाइम से कोई चेंज नहीं होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ वेरी रिच एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट जोन्स। तो यहाँ पर ये देखा गया जो इकोलॉजिस्ट्स है, ये एवोल्यूशनरी बॉटनिस्ट जो है, इन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स है कुछ जिनकी वजह से ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं या अमेज़न रेन फॉरेस्ट या देखेंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच होती है। सो जिसका ये तो एक डेटा है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसके अलावा और एक सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये और एक टॉपिक है इसमें, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर दो पैटर्न्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्पीशीज, एक तो नंबर ऑफ स्पीशीज, सेकंड इज कॉल्ड एज एरिया। क्योंकि जितना एरिया होगा तो उतना ही वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोर होगी। अगर एरिया कम होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, वो तो डिक्लाइन होगी। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज स्पीशीज रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर हम एक काम करेंगे तो अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, इनमें एक साइड से लेंगे ये वाई एक्सिस की तरफ हम लेंगे स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ या स्पीशीज़ रिचनेस, तो दूसरी तरफ हम ले लेंगे एरिया। तो ये यहाँ पर दो पैटर्न है, मतलब हम कोई इकोसिस्टम ले लेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लेंगे या टेम्परेट ग्रासलैंड, कोई भी इकोसिस्टम ले लेंगे, तो इनमें यहाँ पर देखेंगे जो स्पीशीज़ रिचनेस है और एरिया जो इनमें कौन सी रिलेशनशिप है। तो जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम ले लेंगे स्पीशीज़ रिचनेस, तो जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ले लेंगे एरिया। तो फिर अगर हम ग्राफ इन पर प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है। इन्हें तो दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे जितना जितना एरिया बढ़ जाएगा, है ना। अगर हम ले लेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, तो जितना एरिया बढ़ जाएगा तो स्पीशीज़ जो है वो उतनी उतनी एक्सप्लोर होगी, उतनी फैलेगी वहाँ ज़्यादा पर, है ना, वो डाइवर्स होगी। तो ये जो लाइन आएगी दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर और एक पैरामीटर इससे हम कहते हैं हाइपरबोला फॉर्म में आता है। तो इसके लिए एक रिलेशनशिप है, इक्वेशन है, जो हम जिस स्पीशीज़ रिचनेस के लिए डिटरमाइन करते हैं, या स्पीशीज़ एरिया रिचनेस दैट इज इक्वल टू लॉग, आप ये लिखो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस जेड लॉग सी। तो ये एक इक्वेशन है इसके लिए जो स्पीशीज़ रिचनेस एरिया रिलेशनशिप है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस जेड लॉग सी। जो एस है यहाँ पर, एस रिप्रेजेंट्स स्पीशीज़ रिचनेस, इट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज़ रिचनेस, स्पीशीज़ रिचनेस। जो ए है एरिया, इट रिप्रेजेंट्स एरिया,
इट रिप्रेजेंट्स एरिया, और जो Z है इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन यहाँ पर है स्लोप लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप लाइन. सो ये एक इक्वेशन है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीशीज रिचनेस इन एनी केस ऑफ एरिया. ठीक है, तो ऑन लॉगरिथमिक स्केल. सो इसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये अगर हम लैटिट्यूड्स लेंगे तो इक्वेटर पर बहुत ही रिचनेस होती है, और जितना जितना हम पोल्स की तरफ इक्वेटर से आगे चले जाते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है इट गेट्स लवर्ड, ये डिक्रीज उतनी होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब तो इसके बाद आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वो हम कल पढ़ेंगे. एनी क्वेश्चन? सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.